आज हमारे सामने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की तीसरी तिमाही के नतीजों की अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है। ये 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के बारे में है। अब आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट्स मतलब आंकड़ों से भरी और थोड़ी सूखी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक बड़ी कहानी छिपी है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक हाथी डांस कर सकता है। हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। क्या टीसीएस जैसी विशालकाय कंपनी जिसके पास लगभग 6 लाख कर्मचारी हैं और जो दशकों से एक ही मॉडल पे चल रही है, वो एआई की इस नई दुनिया में खुद को मतलब पूरी तरह से बदल सकती है? आपने बहुत सही सवाल उठाया है। ये सिर्फ एक तिमाही के नतीजों का विश्लेषण नहीं है। ये तो एक केस स्टडी है कि कैसे एक इंडस्ट्रियल युग की विशाल कंपनी एक इंटेलिजेंस युग की कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है, ये सिर्फ बातों में नहीं हो रहा है। इसके ठोस सबूत अब आंकड़ों में भी दिखने लगे हैं। तो चलिए सीधे उन आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। इस तिमाही में टीसीएस ने 67,087 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया है। ये पिछले साल की इसी तिमाही से लगभग 4.9% ज्यादा है। हाँ, जो कि एक ठीक ठाक ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग मार्जिन 25.2% पर स्थिर है। लेकिन जिस नंबर ने मेरा ध्यान खींचा वो है 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टीसीवी। हाँ, और टीसीवी को समझना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये उन डील्स की कुल कीमत है जो उन्होंने इस तिमाही में साइन किए हैं, जिनका पैसा उन्हें भविष्य में मिलेगा। अच्छा, तो ये भविष्य का एक इंडिकेटर है? बिल्कुल। किसी भी सर्विस कंपनी की सेहत का ये एक बहुत अच्छा भविष्य का संकेतक होता है। और 9.3 बिलियन डॉलर एक बहुत मजबूत आंकड़ा है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। एआई सर्विसेज से 1.8 बिलियन डॉलर का सालाना राजस्व, और ये पिछली तिमाही के मुकाबले 17.3% की दर से बढ़ रहा है। क्या ये आंकड़ा इंडस्ट्री के हिसाब से मतलब बहुत बड़ा माना जाएगा? मुझे लगा था एआई अभी भी ज्यादातर कंपनियों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। ये न सिर्फ बड़ा है, बल्कि ये गेम बदलने वाला है। और ये सिर्फ एक महत्वाकांक्षा नहीं है, ये सर्वाइवल की रणनीति है। देखिए, आईटी सर्विसेज का जो पारंपरिक मॉडल था, जिसे हम मजाक में बॉडी शॉपिंग कहते थे, बिल्कुल, जहां आप घंटों के हिसाब से इंजीनियरों को बेचते हैं, वो अब खत्म हो रहा है। ऑटोमेशन और एआई उसे अप्रासंगिक बना रहे हैं। तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी एआई आधारित टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनने का लक्ष्य है, ये असल में भविष्य में बने रहने की लड़ाई है। अच्छा। और 1.8 बिलियन डॉलर ये दिखा रहा है कि वे इस लड़ाई में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि जीतना शुरू कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, ये पूरी कंपनी का नया इंजन है। लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है? क्या उनके पास कोई ठोस योजना है? हाँ, और ये सिर्फ हवा में नहीं है। उन्होंने 5 स्तंभों वाली एक बहुत स्पष्ट रणनीति बनाई है। पहला है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो कंप्यूटिंग पावर और प्लेटफॉर्म जहां एआई चलेगा। ठीक है। दूसरा है डेटा, यानी ग्राहकों के बिखरे हुए डेटा को साफ करना, व्यवस्थित करना और एआई के लिए तैयार करना, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है हमेशा। तीसरा है इंटेलिजेंस लेयर, जहां असल एआई मॉडल्स और एल्गोरिथम बनते हैं। चौथा एप्लीकेशन लेयर, जहां इसे असल बिजनेस की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और पांचवां और शायद सबसे जरूरी है टैलेंट, यानी अपने लाखों कर्मचारियों को इस नई दुनिया के लिए तैयार करना। सुनने में तो ये बहुत व्यापक लगता है, लेकिन क्या हमारे पास इसके कुछ असली दुनिया के उदाहरण हैं कि ये ग्राहकों के लिए जमीन पर कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, और उदाहरण ही इस कहानी को असली बनाते हैं। जैसे एक ग्लोबल बीमा कंपनी को लीजिए। पहले उन्हें कमर्शियल प्रॉपर्टी का बीमा कोटेशन देने में कई हफ्ते लग जाते थे। हफ्ते? क्यों? क्योंकि कई दस्तावेजों को मैनुअली पढ़ना पड़ता था। टीसीएस ने एक एआई पावर्ड अंडरराइटिंग सॉल्यूशन लागू किया जो इन दस्तावेजों को खुद पढ़ और समझ सकता है। नतीजा, कोटेशन देने का समय हफ्तों से घटकर कुछ घंटों में आ गया। घंटों में? ये तो जबरदस्त है। सिर्फ रफ्तार ही नहीं, इससे तो उनके कर्मचारियों का समय भी बहुत महत्वपूर्ण कामों के लिए बच गया होगा। हाँ, और यहां सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, सटीकता की भी है। एआई उन छोटे छोटे रिस्क फैक्टर्स को भी पकड़ सकता है जो इंसान की नजर से चूक जाते हैं, जिससे बीमा कंपनी का जोखिम भी कम होता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। एक और उदाहरण एक प्रमुख ब्रिटिश एयरलाइन का है। जब कोई बड़ी घटना होती थी, जैसे खराब मौसम या तकनीकी खराबी, तो उसे सुलझाने में बहुत समय लगता था।
टीसीएस के एआई सिस्टम ने उस समय को आधा कर दिया। आधा? हाँ, जिससे ऑपरेशनल क्षमता में 40% की वृद्धि हुई। और एक रिटेल सेक्टर का उदाहरण भी था जिसने मेरा ध्यान खींचा। स्टोर ऑपरेशंस को फिर से डिजाइन किया गया, जिससे बिक्री में 25% की बढ़ोतरी हुई और स्टोर मैनेजरों के हर हफ्ते 90 मिनट बचे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर उनका ह्यूमन प्लस एआई सर्विसेज ऑटोनॉमी मॉडल बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये क्या है? ये असल में एक जीपीएस की तरह है। ये ग्राहकों को बताता है कि आप यहाँ हैं, मतलब लेवल 1, जहां एआई सिर्फ एक सहायक टूल है। और अगर आपको एजेंटिक एंटरप्राइज की मंजिल तक पहुंचना है, यानी लेवल 5, जहां एआई सिस्टम खुद फैसले ले सकते हैं, तो आपको ये रास्ता लेना होगा। सही। ये सिर्फ टूल बेचने की बजाय सफर में एक गाइड बनने जैसा है। ठीक है, तो ये तो हुई ग्राहकों की बात। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि आप अपने 5,82,000 कर्मचारियों को इस बदलाव के लिए कैसे तैयार करते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि कर्मचारियों ने 5.12 करोड़ घंटे की लर्निंग पूरी की है। ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिखावटी मीट्रिक नहीं है? ये एक बहुत जरूरी और जायज सवाल है। सिर्फ घंटों की गिनती से कुछ साबित नहीं होता, लेकिन यहाँ 2 बातें हैं जो दिखाती हैं कि यह सिर्फ दिखावा नहीं है। पहली, नतीजा। अब उनके 2,17,000 से ज्यादा कर्मचारियों के पास एआई में उच्च स्तरीय विशेषज्ञता है। 2 लाख से ज्यादा? हाँ, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। और दूसरी बात? दूसरी है संस्कृति। उन्होंने एआई फ्राइडे हैकाथॉन जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये एक इन पर्सन इवेंट है जहां सीनियर और जूनियर, एक्सपर्ट और नौसीखिए सब मिलकर असली समस्याओं पर काम करते हैं। मतलब ये एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन अप्रोच है। बिल्कुल। और इन हैकाथॉन से 15 से ज्यादा पेटेंट करने लायक समाधान निकले। वाह! ये दिखाता है कि वे सिर्फ सीख नहीं रहे, बल्कि नई चीजें बना भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वे इस एआई का इस्तेमाल अपने आंतरिक कामकाज में भी कर रहे हैं। जैसे अब वे हायरिंग और नए कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग में एआई फर्स्ट सॉल्यूशंस का उपयोग कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो ये तैयार फौज जिन्हें एआई की ट्रेनिंग दी गई है, अब अलग-अलग मैदानों यानी इंडस्ट्रीज में कैसे लड़ रही है? अगर हम बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा मतलब बीएफएसआई से शुरू करें तो वहां क्या हो रहा है? बीएफएसआई में कहानी थोड़ी मिलीजुली है। एक तरफ उन्होंने 3.8 बिलियन का टीसीवी हासिल किया, जो बहुत मजबूत है। डील्स मिल रही हैं, लेकिन इस तिमाही का राजस्व मौसमी कारणों से थोड़ा धीमा रहा, जैसे साल के अंत में छुट्टियां वगैरह। ठीक है। लेकिन यहाँ जो बड़ी बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस सेक्टर में एआई को अपनाने में सावधानी बरती जा रही है। बीएफएसआई में सावधानी बरती जा रही है, ये तो समझ आता है क्योंकि वहाँ रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि इस सेक्टर की कंपनियां पीछे छूट जाने का जोखिम उठा रही हैं? बिल्कुल, और यही उनका सबसे बड़ा डर है। इसे इनोवेटर्स डिलेमा कहते हैं, है ना? वे जानते हैं कि उन्हें एआई अपनाना है, लेकिन एक भी गलती उन्हें भारी रेगुलेटरी जुर्माने में डाल सकती है या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। सही कहा। इसलिए वो अभी नॉन क्रिटिकल एरिया में एआई को टेस्ट कर रहे हैं। और इसके विपरीत लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छी वृद्धि देखी गई। ऐसा लगता है कि वहां एआई को अपनाने में ज्यादा तेजी है। हाँ, क्योंकि वहां दांव पर बहुत कुछ लगा है और डेटा की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। एआई का इस्तेमाल दवा की खोज की प्रक्रिया को तेज करने में हो रहा है, जो सालों बचा सकता है। बिल्कुल। साहित्य समीक्षा को ऑटोमेट किया जा रहा है। रेडियोलॉजी में एआई सहायता प्राप्त डायग्नोस्टिक टूल्स आ रहे हैं। यहाँ एआई को अपनाने की रफ्तार बहुत तेज है। और कंज्यूमर बिजनेस ग्रुप यानी रिटेल, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी में भी वृद्धि हुई। यहाँ एआई का इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। एआई पावर्ड पर्सनलाइजेशन, मतलब हर ग्राहक को उसकी पसंद के हिसाब से सुझाव देना। हाँ, और सप्लाई चेन को बेहतर बनाना, ये सब ग्राहक को आकर्षित करने के तरीके हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सेगमेंट में थोड़ी गिरावट आई। ठीक है, ये तो हुआ कि एआई का इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है। लेकिन सिर्फ लोगों को तैयार करने और सॉफ्टवेयर बनाने से तो काम नहीं चलेगा। इस एआई को चलाने के लिए जो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उसका क्या? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और यहीं पर उनकी टीपीजी के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इक्विटी पार्टनरशिप सामने आती है। $1 बिलियन? हाँ, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। वे एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये निवेश कर रहे हैं। आसान शब्दों में, वे सिर्फ एआई वाली कारें नहीं बना रहे, बल्कि वे उन कारों को चलाने के लिए हाईवे भी बना रहे हैं।
ये उनकी फुल स्टैक एआई कंपनी बनने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने कोस्टल क्लाउड के अधिग्रहण की भी घोषणा की है। ये किस रणनीति का हिस्सा है? ये भी एक बहुत सोचा समझा कदम है। ये दिखाता है कि वो हर चीज खुद बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहां जरूरत है वहां वे रणनीतिक रूप से विशेषज्ञता खरीद भी रहे हैं। कोस्टल क्लाउड क्या करती है? वो अमेरिका में सेल्सफोर्स और एआई कंसल्टिंग में माहिर है। सेल्सफोर्स ग्राहकों के डेटा का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। तो इस अधिग्रहण से टीसीएस को उस डेटा का इस्तेमाल करके बेहतर एआई समाधान बनाने में मदद मिलेगी? हाँ, खासकर सीआरएम और ग्राहक अनुभव के क्षेत्र में ये विकास को और तेजी देने का एक स्मार्ट तरीका है। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें, एआई से बढ़ता राजस्व, लाखों कर्मचारियों की ट्रेनिंग, अलग-अलग इंडस्ट्रीज में पैठ और इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिग्रहण में बड़े निवेश, इन सब के आधार पर कंपनी के सीईओ ने कैलेंडर वर्ष 2026 के अच्छे रहने का विश्वास जताया है। हाँ, और ये आत्मविश्वास सिर्फ उम्मीद पर नहीं है, ये उन ठोस कदमों पर आधारित है जो वे उठा रहे हैं। तो अगर हम अपनी शुरुआती बात पर वापस जाएं, तो इस सब का मतलब क्या है? क्या वो हाथी सच में डांस करना सीख रहा है? बिल्कुल। मुख्य बातें अब बिल्कुल साफ हैं। पहला, एआई से होने वाले राजस्व में विस्फोटक वृद्धि, $1.8 बिलियन सालाना, और ये तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, अपने हजारों कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने का एक विशाल अभियान। हाँ, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग अब एआई में विशेषज्ञ हैं। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिग्रहण, मतलब सही जगहों पर बहुत बड़ा रणनीतिक निवेश। वे हर पहलू पर काम कर रहे हैं, लोग, प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी। सही। तो अब इस पूरी तस्वीर को देखते हुए हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जो सिर्फ टीसीएस या आईटी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। टीसीएस एक ऐसा मॉडल बना रही है जहां एआई सिर्फ 10-15% की कुशलता नहीं बढ़ाता, बल्कि सेवाओं को देने के तरीके को ही मौलिक रूप से बदल देता है। बिल्कुल, या हफ्तों के काम को घंटों में कर रहा है। अब हर उद्योग के लीडर के लिए सवाल यह नहीं है कि उन्हें इस स्तर के एआई को अपनाना चाहिए या नहीं। असली सवाल यह है कि वे उन प्रतिस्पर्धियों के साथ कैसे टिके रहेंगे जो टीसीएस जैसे भागीदारों के साथ इस रास्ते पर पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अब ये एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन गई है।